शाम सवेरे अपने दांतों का मंजन जो है करते, वे है अपने दांतों को हमेशा स्वस्थ रखते। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम डॉक्टर कंचन नेगी शो में, जिसका उद्देश्य है देश विदेश से विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य कर रही शख्सियतों और संस्थाओं को आप सभी से रूबरू कराना, विभिन्न पर्यटक स्थलों के साथ साथ इतिहास, विकास, विज्ञान और चर्चित मुद्दों पर जानकारियां साझा करना और साथ ही सरकार की योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाना। और आज की इस कड़ी में दर्शकों, हम आपकी मुलाकात एक सीनियर डेंटिस्ट से कराने जा रहे हैं, जिनका नाम है डॉक्टर भावना मलिक और वे हैं HOD इंद्रेश हॉस्पिटल में डेंटल यूनिट में। तो आइए होते हैं उनसे रूबरू। नमस्कार डॉक्टर भावना। नमस्कार डॉक्टर कंचन जी। डॉक्टर कंचन नेगी शो में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद जी। डॉक्टर भावना, सबसे पहले तो पूछना चाहेंगे आपके सफ़र के बारे में। आपने डेंटल को ही क्यों चुना और कैसा अभी तक का आपका सफ़र रहा है? नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम डॉक्टर भावना मलिक है। मैंने बैचलर इन डेंटल सर्जरी एंड मास्टर्स इन डेंटल सर्जरी ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी ब्रांच से गुरु नानक देव डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट से किया है, जो कि पंजाब में स्थित है, डिस्ट्रिक्ट संगरूर से किया है। और डॉक्टर भावना, आप कितने सालों से इंद्रेश हॉस्पिटल में कार्यरत हैं? मैंने इंद्रेश हॉस्पिटल 2012 अक्टूबर 2012 में ज्वाइन किया था एज विजिटिंग कंसल्टेंट, और 2014 से मैं फुल टाइम फ्रॉम सीनियर रेजिडेंट, then as assistant professor, then associate, and now I am professor and head with honorable blessings from Devendra Das Maharaj ji. जी नहीं, वास्तव में डॉक्टर भावना जी, हम भी जब आपसे मुलाकात हमने की, जो कि हमारा भी दांत का कुछ इशू था, तो बहुत अच्छा सा लगा कि आपने सबसे पहले बहुत कंफर्टेबल आप पेशेंट को करती हैं और सारा डिटेल्स में आप नॉलेज बताती हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। आपका क्या कहना है, कितना ज़रूरी होता है एक डॉक्टर को पेशेंट के साथ वो एक कम्युनिकेशन रखना पहले, और उस डिजीज़ के बारे में बताना, उसके आउटकम्स के बारे में बताना, वो कितना ज़रूरी है? मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जब मेरा पेशेंट आ रहा है तो मैं उसे ऐसा कंफर्ट लेवल दूं कि उसे ऐसा लगे कि वो अपने किसी रिश्तेदार से ही बात कर रहा है, ताकि वो कोई भी बात को छुपाए नहीं, और डॉक्टर को भी पूरा इजीली समझ में आए फ्रॉम A to Z कि कैसा पेशेंट है, उसे कितना काउंसिल करना है, कितना इसे ट्रीटमेंट चाहिए, कितना डॉक्टर को टाइम लगेगा ट्रीटमेंट करने में, और आउटकम हैज़ टू बी 100% एज मच एज पॉसिबल। बिल्कुल। और क्योंकि आप HOD हैं, तो एक HOD होने के नाते जो आपकी पूरी डेंटल यूनिट है, आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट यूनिट ऑफ द इंद्रेश हॉस्पिटल, जहाँ पे सभी पेशेंट्स बहुत खुश नज़र आते हैं। तो टीम वर्क के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? Yes, I am very proud of my dental team, including all from the clerical staff, the reception staff, the dental technicians and the dental anesthetist, and last of all comes the doctors, जिनको वो assist कराते हैं, because उनकी assistance के बगैर हम नहीं काम कर सकते। So yes, definitely it's a teamwork and I am really proud of my team. बिल्कुल। और डॉक्टर भावना, अमूमन क्यों ऐसा देखा जाता है कि लोग एक डेंटिस्ट के पास आने से थोड़ा सा घबराते हैं? सबसे बड़ा तो मैं आज की डेट में कहूँगी कि सबसे फर्स्ट एवरीबडी थिंक्स ऑफ द फाइनेंस पार्ट। तो डेंटल मटेरियल ही अपने आप में इतना कॉस्टली है एंड देयर आर सो मेनी वेरिएशंस। तो सबसे पहले तो ये सोचते हैं कि ओह, जेब से खर्चा होने वाला। तो सेकेंड ऑफ ऑल, यस, एक जो दांत का दर्द है वो सबसे पीड़ाजनक रहता है, तो हर कोई उससे थोड़ा घबराता है, इसलिए मेन रीज़न यही है। जी। और डॉक्टर भावना, अमूमन देखा जाता है कि जो पीलापन दांतों में रहता है, तो क्या वो कोई डिजीज़ है या फिर लोग फिर अधिकतर वाइटनिंग की तरफ भी जाते हैं? तो हाउ एडवाइजेबल इट इज़ टू गेट द टीथ वाइटनिंग डन? दांतों के पीलेपन का कारण बहुत सारे हैं। सबसे बेसिक है हमारी हैबिट्स। इंडियन फूड्स में टर्मरिक इज़ द वन, द स्पाइस विच वी ऐड टू द फूड स्टफ, और इसकी वजह से सबसे पहला है विच गिव्स अ नेचुरल स्टेन। सेकेंड इज पीपल हु यूज टोबैको एंड स्मोकिंग, तो टोबैको स्टेन। एंड थर्ड इज हमारे कुछ क्षेत्रों में फ्लोराइड लेवल बॉडी में बहुत, पानी में बहुत ज़्यादा रहता है, तो दांतों में वो चीज़, if the pregnant females they have stayed in that particular area, तो उनके वजह से वो बच्चे में भी पीलापन आ जाता है। तो कुछ चीज़ें हैं कि अंदरूनी दांत के बनते समय ही पीलापन आया है, और कुछ है कि हैबिट्स की वजह से पीलापन आया है। बिल्कुल।
तो इसमें फिर डॉक्टर जो वाइटनिंग करते हैं, टीथ वाइटनिंग, क्लीनिंग और वो, तो कितना एडवाइजेबल है, कराना चाहिए कि अवॉइड करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल एडवाइजेबल है। जो एस्थेटिक्स रीजंस हैं, अब स्पेशली फीमेल्स और फ्रॉम और मेल्स आल्सो आई विल से कि बिकॉज टुडेज जी जनरेशन इज वेरी वेरी कंसर्न्ड अबाउट देयर लुक्स, तो बिल्कुल एस्थेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से करवाना चाहिए, स्पेशली इन द फ्रंट एरियाज। एंड यस, अगर इनकी वजह से, ऐसी चीज़ों की वजह से दांत ब्रिटल भी होते हैं, तो अब जब दांत ब्रिटल हो रहा है तो वाइटनिंग के साथ साथ कैपिंग इज वेरी मस्ट, सो दैट एक टूथ स्ट्रक्चर कंसोलिडेट हो रहा है बिल्कुल एज मच एज पॉसिबल। जी। और ये तो हम सभी जानते हैं कि दांत हमारी पर्सनालिटी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। जब हम मुस्कुराते हैं या बात करते हैं और यदि हमारे दांत चमचमाए हैं तो वो कॉन्फिडेंस एक बूस्टअप हो जाता है। यस, आई विल से कि वन ऑफ द रीजंस कि टीथ वाइटनिंग का जो एक एडवांटेज है दैट इज सेल्फ एस्टीम। इट रियली रेजेस द सेल्फ एस्टीम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन। तो यस, फ्रॉम एवरी एज ग्रुप teeth are very important and they make the most important part of your personality. Nobody judges you if you just bring up a smile on your face and the other things come later on. जी। और डॉक्टर साहब, क्योंकि ये थोड़ा सा एक एक्सपेंसिव भी रहता है, तो अमूमन जो घर में हम लोग हैं, हम लोग क्या कोई घरेलू नुस्खा भी है जिसको हम अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल, मैं कहूँगी कि सबसे पहले जितनी बार, पहले 2 टाइम ब्रशिंग सिंपल, वो तो है ही है, दिन में 2 बार आप करें ही करें। सेकेंड टाइम जब भी आप कुछ खाएं पिएं तो एक सिंपल पानी से कुल्ला, दैट रिमूव्स द बेसिक स्मॉल पार्टिकल्स, फूड्स पार्टिकल्स, जो कि एक दांतों पर एक परत बना देते हैं जिसको हम प्लाक बोलते हैं। और ये अभी हमारे हाथ में रहता है, जब तक ये सॉलिडिफाई नहीं होता तब तक ये आराम से दांतों से साफ किया जा सकता है, अनलेस अनटिल इसको हम, ये टार्टर में कन्वर्ट हो जाए। एक बेसिक भाषा में जो कि लोगों को मालूम है, पायरिया, ये टार्टर में कन्वर्ट होकर गम्स की प्रॉब्लम्स करता है और उसके लिए ही आपको प्रोफेशनल के पास जाना पड़ता है। बिफोर दैट स्टेज आप घर पे इसको बिल्कुल क्लीन कर सकते हैं विद नॉर्मल ब्रशिंग, फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट एंड नॉर्मल वाटर रिंसेस। बिल्कुल। अभी अपने पायरिया की बात की तो काफी लोगों के मुंह से जब वो बात करते हैं तो पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, लेकिन व्हेन दे ओपन देयर माउथ, देयर माउथ स्टिंक्स। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? यस, स्टिंक्स के लिए जो मेन 3-4 पहले तो कारण देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है कि आपके मुंह में कोई सड़ा हुआ दांत, सड़न वाला दांत नहीं होना चाहिए। दूसरा मेन रीजन है रेस्पिरेटरी एलर्जीज, जिसको कोई साइनसाइटिस है और या रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस रहता है कि कुछ ब्लॉकेज है हमारे अपर एयरवे में, दैट इज सेकेंड रीजन। एंड थर्ड इज द गैस्ट्रिक अपसेट, जिनको एसिडिटी बहुत रहती है, खाने का सिस्टम नहीं है, कभी खाया कभी नहीं खाया, या लॉन्ग ड्यूरेशंस हैं, उसकी वजह से भी स्मेल का रीज़न रहता है। तो मेन इज़ फ्रॉम कैलकुलस, टार्टर, decayed cavities, then acidic gastric problems, then respiratory problems, allergy, sinusitis. जी। तो क्या जंक फूड भी इसका एक रीजन है? Yes, definitely, because junk is because you are not eating at normal time. Whatever you are grabbing, आपको जहाँ से मिला, आपके टेस्ट के हिसाब से आपने खा लिया. Number amount of acid produced to digest such a food is more. So again, अगर आपको एसिडिटी प्लस प्रॉब्लम है ही है, द कॉमन प्रॉब्लम दीज डेज इज इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़, तो ये काफ़ी टाइम तक तो डायग्नोज ही नहीं हो पाता और इंसान ट्रबल रहता है, मुंह में छाले हो जाते हैं, इस वजह से बर्निंग सेंसेशन रहती है, उसके फेस पे दाग आते हैं, एंड दे आर लीस्ट अंडरस्टैंडेबल डिजीज़ कि हो क्या रहा है हमारे। और ये दांत का दर्द जो आपने कहा वो सीधा हमारे पीछे आईज के साथ और हेडेक ये पूरा लिंक होता है क्या? ये हमारी जो नसें हैं दांतों की, वो कुछ हिस्से तक हमारी कान को और आँखों को सप्लाई करती हैं, इसीलिए कान का दर्द और नाक का दर्द और आँखों में दर्द, जो कि पेशेंट घबराता है कि मैं दांत निकलवाने जाऊंगा तो डॉक्टर साहब मेरी आंखों में तो कोई फ़र्क नहीं आ जाएगा अगर मैं ऊपर वाला दांत निकलवाऊंगा, मेरे कान में तो कोई फ़र्क नहीं आ जाएगा मैं पीछे वाला दांत, तो ये बड़ी मिथ फैली हुई है, मैं इसको दूर करना चाहूँगी। अनलेस अनटिल कोई पेशेंट को ऐसी मेडिकल कंडीशन है और वो बीमारी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि कनेक्टिविटी हो चुकी है कैविटीज़ की, जहाँ से हमारी नसें सप्लाई कर रही हैं आँख को भी और कान को भी, अनलेस अनटिल देयर इज नो प्रॉब्लम फॉर टूथ एक्सट्रैक्शन, जी, फॉर डेंटल ट्रीटमेंट। और डॉक्टर साहब कैविटी की जब हम बात करें तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कैविटी की ज़रूरत है?
हाँ, ये मैं आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। कई लोग दिन में सोचेंगे कि मैम कैसी बात कर रही है कि एक ही बार ब्रश करते हैं तब भी उनको कोई मुंह साफ रहता है और कोई कैविटीज़ नहीं है, और कई लोग 2-2 3-3 बार भी करते हैं तब भी उनको होता है कि हम तो इतना ध्यान रख रहे हैं डॉक्टर साहब, फिर भी हमारी क्यों कैविटीज़। कुछ बेसिक ये बॉडी की टेंडेंसीज रहती हैं, तो ये हम बच्चों में स्टार्टिंग में ही एक ओवर द काउंटर ईजिली अवेलेबल होती है, ये दीज आर कॉल्ड डिस्क्लोजिंग टैबलेट्स। तो ये हम बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं, बड़ों को भी बल्कि मोटिवेट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि हमारी टेंडेंसी ज़्यादा है कि नहीं है कैविटीज़ होने के लिए। बिकॉज ये जो डिस्क्लोजिंग टैबलेट्स हैं ये हमारे प्लाक को कलर कर देती हैं, दे टर्न द कलर ऑफ द प्लाक एज पिंक। तो आपको उसके अकॉर्डिंग दांत के मसूड़े के अराउंड पता चल जाता है कि अच्छा यहाँ प्लाक डिपॉजिट है, तो हमारी टेंडेंसी ज़्यादा है। तो उन लोगों को ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है। 6 मंथली चेकअप वैसे भी हम एडवाइस करते हैं कि डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। इन लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, बट एवरीथिंग कैन बी टेकन केयर ऑफ। और जैसे नॉर्मल क्लीनिंग की बात करते हैं तो हम कानों की क्लीनिंग भी एडवाइजेबल होती है, कम से कम साल में 2 बार तो कराना ही चाहिए। दांतों की क्लीनिंग के लिए कितना टाइम पीरियड आपने कहा कि 6 महीने? आई विल से 6 मंथली चेकअप, बट ज़रूरी नहीं है। अगर पेशेंट को रिक्वायरमेंट है ओनली देन गो फॉर क्लीनिंग, अदरवाइज नॉट एडवाइजेबल। ओके। और डॉक्टर भावना, हमारे गम्स की आपने बात की, तो कई बार मुझे पता है जब मैं भी छोटी थी तो मुझे वो जो हल्के से अपने टीथ के ऊपर वो खुजाना, खरोचना, फिर उसमें से वो एक मीठा मीठा दर्द होना और हल्का सा ब्लड निकलना, लेकिन वो अच्छा लगता था। ये इसी चीज़ के लक्षण है कि आपके प्लाक डिपॉजिट। अच्छा, प्लाक डिपॉजिट इज़ द इनिशियल स्टेज जिसमें आपके गम्स पे इरिटेशन होती है, आप उसको क्लीन करते हो, आपको सेटिस्फाइंग लगता है। जब यही प्लाक कंसोलिडेट होकर टार्टर बन जाता है, जो कि येलोइश डिपॉजिट्स हैं, जिसके लिए मैंने बताया कि प्रोफेशनल अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग या हैंड क्लीनिंग रिक्वायर्ड है ही, वो एक इंडिविजुअल खुद नहीं हटा सकता। प्लाक की स्टेज तक पेशेंट मतलब कि इंडिविजुअल बड़े आराम से क्लीन कर सकते हैं। बिल्कुल। और डॉक्टर भावना, जो हमारे जब दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं तो काफ़ी छोटे छोटे बच्चों को भी हम देखते हैं कि उनके पेरेंट्स ने ब्रेसेस लगा दिए हैं, तो क्या कोई सेट एज लिमिट है कि किस उम्र से हम लोग ब्रेसेस लगा सकते हैं और कब तक हमारे दांत ठीक हो सकते हैं? काफ़ी लोगों को बाद में पता चलता है एंड द रियलाइज कि मुझे ब्रेसेस लगा लेने चाहिए, तो क्या वो एज लिमिट है, स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट? जी, पहला दांत हमारा 6 महीने में आना शुरू होता है, तब से पेरेंट्स को ऑब्जर्व करना शुरू कर देना चाहिए कि हमारे दांत टाइम से आ रहे हैं, टाइम से निकल रहे हैं। यूजुअली जो ट्रेंड देखा गया है एज पर लिटरेचर ऑल्सो, गर्ल्स में जल्दी आते हैं, बॉयज़ में थोड़ा सा लेट आते हैं, बाकी वैक्स एंड वेन करता है पीछे। तो अगर तो दांत आगे पीछे टेढ़े मेढ़े आ रहे हैं, हमें सिर्फ कंसल्टेशन लेनी है टिल द एज ऑफ 12 ईयर्स। 12 ईयर्स के बाद हमारे फिक्स वाले ट्रीटमेंट ब्रेसेस शुरू होते हैं। इसका रीज़न क्या है कि हमारे जो परमानेंट टीथ हैं वो बाय द एज ऑफ 12, जिनसे हमने एंकरेज लेनी है दांतों की मूवमेंट के लिए, वो आ जाते हैं। दैट्स द रीज़न। बट इन बिटवीन अगर बहुत ग्रॉस चेंजेस आ रहे हैं, किसी किसी का आपने देखा होगा कि जॉज ही आगे, ऊपर वाला या तो बहुत आगे है या नीचे वाला बहुत पीछे है, तो उसके लिए हमें from childhood only there are certain mechanical appliances which can take the help of the growth of the individual to align the arches and the teeth. Okay. So the fixed age is like regular supervision is must by the parent, and they must observe the growth of the child and visit a dentist accordingly. If the permanent teeth are not erupting, and then they must visit. और अगर कोई यूथ है और उसको 18, 19, 20 साल में लगा के लगाना है तो क्या वो एडवाइजेबल है? बिल्कुल एडवाइजेबल है। आजकल तो 50 प्लस में भी एडल्ट ऑर्थोडोंटिक्स इज द ब्रांच विच डील्स विद दिस। ओके, सो पीपल आर वेरी अवेयर एंड दे मस्ट गो फॉर दिस। एंड आजकल तो जो लेटेस्ट चल रहा है इस ब्रेसेस में, दैट आर ऑर्थोडोंटिक अलाइनर्स। you just have to visit the dentist once, or even online consultation, and through courier your impressions are taken through the concerned person, and the doctor and the individual can consult online, and every 6 month
और every 3 months according to the condition of the individual, वो देख सकते हैं कि क्या क्या changes आ रहे हैं. बिल्कुल. So but only thing is it's a bit costly definitely, जी, and जी. that's it saves time because you don't have to frequently visit the doctor again. आई थिंक जैसे कि अब स्माइल की भी लोग थेरेपी कर रहे हैं, सब वो कॉस्मेटोलॉजी की तरफ को जा रहा है, तो क्या डेंटल का भी ये चीज़, ये सेगमेंट आ चुका है? Dental tourism is very very upcoming in India, जी. and we have here in our Indiresh hospital, people do come specially take leave for some surgical treatment. I can talk more about it, surgical treatment, because क्या है कि वहाँ तो under general anesthesia दांत निकाला जा रहा है, and here in very minimal amount, so they prefer to come to India जी. for the treatment, and they save lot of dollars. Yeah, indeed. Okay, and let's talk about RCT, डॉक्टर भावना. रूट कैनाल ट्रीटमेंट है, बहुत कॉमन है, और आई जस्ट वांट टू आस्क एंड नो फ्रॉम यू कि ये हमें कैसे पता लगता है RCT के बारे में कि ये हमको रिक्वायर्ड है. Okay. तो और क्या रीज़न हो सकते हैं, क्या सिम्टम्स इसके हैं? रूट कैनाल ट्रीटमेंट यूजुअली 2 टाइप में सिम्टम्स दे रहा है. या तो बहुत ही एक्यूट एकदम पेशेंट को पेन है कि उससे दवाई भी असर नहीं कर रही जी. या वो 2 गोली खा रहा है, 3 गोली खा रहा है, थोड़ी देर कुछ घंटों के लिए असर हुआ और फिर बहुत सीवियर पेन है. एक तो ये लक्षण है कि उसे RCT की तरफ जा रहा है दांत. दूसरा है स्लो डेथ ऑफ द टूथ. धीरे धीरे दांत नॉन वाइटल होता है. उसमें कभी पेन हुआ, ठंडा गर्म लगा, मीठा लगा, वो बोलेंगे चाय लग रही है डॉक्टर साहब हमें, पर कभी लगती है कभी नहीं लगती. तो दिस इज स्लो डेथ. सो अगर ये बहुत टाइम से हो रहा है, पेशेंट्स को मालूम है कि हमारे गड्ढा है और हमें ये सिम्टम्स आ रहे हैं, दे कीप ऑन इग्नोरिंग. तो इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना चाहिए. इससे होता क्या है कि अंदर ही अंदर देयर इज बरोइंग ऑफ द टूथ, तो वो गड्ढा बढ़ता रहता है और उसमें दांत स्ट्रक्चर लॉस होता रहता है. तो हमें कल को क्राउन देने में दिक्कत होती है. तो इसलिए जितनी जल्दी आप कराएंगे उतनी जल्दी आप अपना नेचुरल एक टूथ इज एन ऑर्गन, तो वो आप बचाएंगे. बिल्कुल. तो क्या इसमें भी आप पहले देखते हैं कि किसी का जो स्ट्रक्चर है, डेंटल स्ट्रक्चर है, वो कितना सेंसिटिव है, तो ही इसी टाइप से RCT किया जाता है? बिल्कुल बिल्कुल. ये मैंने बताया ना स्टेजेस हैं. अगर एक्यूट पल्पाइटिस में है, कितनी लेयर दांत की इन्वॉल्व हुई है. बेसिकली 3 इनेमल, डेंटिन, पल्प और सीमेंटम एंड द रूट स्ट्रक्चर. तो इनेमल, वंस द इनेमल इज गॉन इट कैन नॉट बी रिप्लेस. डेंटिन हमारा थोड़ा सा फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट से रिपेयर होता रहता है. वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट इज रीमिनरलाइजेशन ऑफ द टूथ, डिकेड, जो कि स्टार्टिंग है. तो अगर आप स्टार्टिंग में चेक करवा रहे हैं और डॉक्टर ने बता दिया आपको, तो आई थिंक वी कैन टेक केयर ऑफ इट. बिल्कुल. और आपको क्या लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो आजकल हर एक फील्ड में अपना परचम लहरा रहा है. Yes. तो डेंटल की यदि बात करें तो इसमें क्या भूमिका रह सकती है AI की, और जो हमारे लेटेस्ट ट्रेंड्स क्या हैं डॉक्टर भावना डेंटल के बारे में? In as far as AI is concerned in dentistry field, mainly it is helping in diagnostics. सो डायग्नोस्टिक्स में हमें ज़्यादा हेल्प कर रहा है, बट वही है कि एडवांस्ड प्रोसेस है. द इक्विपमेंट इज़ quite expensive, so to bring it into it, and the manual dexterity, the feel which can do the treatment of a particular patient, and the communication, I don't think that That AI can be replaced because everybody wants a human touch, emotion that AI cannot provide. But yes, it is into diagnostics and the equipment that I would say there are many tooth tabs are coming up, then tablets which are again for oral rinsing, then there are water flossers which is the latest. And like people who have arthritis, for them there is handheld toothbrushes, power toothbrushes, then flossers are also handheld, because the limitation of the tooth floss, thread that we all know, dental floss is used. Now it is coming up with the handheld toothpicks. Okay. So it doesn't ache your fingers while you are using it. Okay. जी. डॉक्टर भावना, अभी आपने टूथपिक की बात की, तो देखा गया है कि सभी लोग जब नॉनवेज के जो शौकीन होते हैं अमूमन, वो जब चिकन या मटन लेते हैं, उसके बाद में यू विल फाइंड देम डिगिंग देयर टीथ, वो उसके खुरचते रहते हैं टूथपिक से. तो क्या ये एडवाइजेबल है या कई बार? Alternative to this, I would say it is there are preferred flosses just like toothpicks. Okay.
So if the hotel industry can introduce them. Definitely. So I So, think this yes. the point at this point could be raised, and like people who are listening to us and watching this show, they can definitely incorporate this in their hotel industry, and in fact in the chemist shops as well. This should be available easily. Yeah, easily available. Interdental brushes, powered brushes. Water flossers are not available like this. It's mostly available online. जी. But otherwise, now everything is available, and that too according to the sizes of the teeth in between the areas. That much. वो कस्टमाइज होता है डॉक्टर भावना? For particular, you can use that particular as per your requirement. All right, definitely. From small, medium, अच्छा, like that. Great. Okay, and डॉक्टर भावना की I just wanted to know यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं? अगर हम इंद्रेश हॉस्पिटल के डेंटल यूनिट की बात करें तो क्या क्या सर्जरीज, क्योंकि काफ़ी अस्पतालों में क्या होता है कुछ ही लिमिटेड फैसिलिटीज़ रहती हैं, तो आई जस्ट वांट यू टू टेल आवर ऑडियंस कि क्या क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पे हैं, किस चीज़ का ऑपरेशन यहाँ पे अधिकतर होता है, तो आप बताएं। हमारे यहाँ अगर मैं डेंटल ओपीडी में बात करूँ, एज माइनर ओटी में हमारे पास बेसिक सभी सर्जरीज अंडर लोकल एनेस्थीसिया हो रही हैं, और आईसीयू और ओटी की फैसिलिटी भी है, और जहाँ पर हमें जनरल एनेस्थीसिया की सर्जरीज रहती हैं तो हमारे पास मेन ओटी रहता है, जिसमें हम ट्यूमर हैं, सिस्ट हैं, और फ्रैक्चर्स हैं, जॉ फ्रैक्चर्स, हर किस्म के जॉ फ्रैक्चर्स हैं, जॉइंट प्रॉब्लम्स हैं। रिसेंटली जो हमने अभी केस किया है, एक लेडी पेशेंट जिसका 8 महीने से जॉ खुला हुआ था because of some reason. So she was a psychiatric patient, so she could not close her mouth. Okay. So for 8 months, because of her certain debilitating condition, she could not get operated. But now we operated her few days back and close her mouth. It was a approximate 7-hour long surgery, and patient was discharged perfectly all right. So there are many. This is the condition was chronic bilateral TM joint dislocation, because this is the only joint of the face and very very important joint. किसी को क्लिकिंग रहती है, किसी को आवाज़ आती है, किसी को टेढ़ापन रहता है. So we treat almost all conditions. ग्रेट. एंड डॉक्टर भावना, विजडम टूथ की यदि बात करें तो अक्कल दाढ़ भी लोग कहते हैं निकालनी नहीं चाहिए, लेकिन कई बार इश्यूज होता है कि जो हमारी चीक है, गाल है अंदर से, वो लगने लगते हैं और उसमें फिर वो सेप्टिक होने के चांसेस होते हैं. तो मैं चाहूँगी आप दर्शकों को बताएं अक्कल दाढ़ के बारे में, और कब हमें ज़रूरत महसूस होती है उसको निकालने के लिए, और अगर निकालेंगे भी तो भी उसका कुछ नुकसान नहीं होता है, अक्कल कम नहीं हो जाती अक्कल दाढ़ निकालने से. प्लीज़ आप इस बारे में बताएं. मैं बिल्कुल बताना चाहूँगी. बीइंग इन अ मेडिकल कॉलेज, आई एम वेरी प्रिविलेज्ड. वी गेट रेफरेंसेस फ्रॉम ऑल द डिपार्टमेंट्स. ऐसा नहीं है कि मरीज सिर्फ दांत की प्रॉब्लम डेंटल के पास लेके आ रहा है. अगर वो किसी और लक्षण से फेस के किसी और डिपार्टमेंट में जा रहा है तो वहाँ के डॉक्टर भी, उनको भी आइडिया रहता है कि ये पेन दांत की वजह से हो सकता है, तो वो भी हमें रेफरेंस भेजते हैं. एक तो मैं इस चीज़ का इम्पॉर्टेंस बताना चाह रही हूँ कि अगर आप कान के डॉक्टर के पास गए और आपको फेस में, कान में दर्द है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि मोस्ट लाइकली वो आपको अकल दाढ़ की वजह से ही है. अगर तो टेम्पल में है तो ऊपर वाले की अकल दाढ़ की वजह से, और कान में है तो नीचे वाले की वजह से. ये आप आइडेंटिफाई सिंपली कर सकते हैं. ENT चेकअप हम कराते हैं या वो करके भेजते हैं कि कान बिल्कुल ओके है, अब आप डेंटल रेफरल कराइए और इस दांत के बारे में पूछिए. तो अकल दाढ़ अगर आपकी टेढ़ी है, आगे वाले दांत को ख़राब करने की क्षमता रख रही है, तो बिल्कुल उसको निकलवाना चाहिए. उसमें बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है. इनफैक्ट ये परमानेंट सोल्यूशन है. बिल्कुल. और इसकी वजह से पेशेंट्स बहुत टाइम निकाल देते हैं और छोटा सा अल्सर तक हो जाता है, और ये अल्सर एक कैंसर तक का रूप ले सकता है. और हम जब पढ़ते हैं तो उसमें 6 कॉजेज़ रहते हैं कैंसर होने के, में से एक शार्प टूथ है जिसकी वजह से कैंसर हो सकता है. एंड समटाइम्स ये इतना लेट हो जाता है कि मरीज़ काफ़ी हिस्सा फेस का में कैंसर फैल जाता है, जिसको कि काटना पड़ता है थ्रू सर्जरी. अगर मैं बहुत ही सिंपल उसमें समझाना चाहूँ तो. और अभी कैंसर की बात आपने की डॉक्टर भावना, तो मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा और आप इसके बारे में डिटेल्स हमारे दर्शकों को बताएं. कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि टोबैको, ड्रिंक, स्मोकिंग नहीं करते हैं, फिर भी उनको कैंसर हो जाता है, तो फिर वो कैसे पॉसिबल है?
जी, बिकॉज मैंने बताया आपको जैसे बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि अल्कोहल है, स्मोकिंग है, एक वायरल इन्फेक्शन है, एक आपके रेडिएशन, एक्सपोजर टू नॉर्मल यूवी रेडिएशन है, एक्सेस, और आपका ये शार्प टूथ है, कुछ खाने पीने का है, और कुछ जेनेटिक्स। इन सब का रोल प्ले है। कभी कभी तो ऐसे केसेस हमारे सामने आए हैं कि कोई महिला है जिसमें किसी चीज़ का कोई सेवन नहीं है, उसने कहीं से दांत निकलवाया और उसको बाद में पाया गया कि मुंह का कैंसर था। यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगी कि आपको अपने मसूड़ों की देखरेख बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक नॉर्मल हार्ड ब्रश, टूथ ब्रश अगर आप रेगुलर बहुत हार्डली यूज़ कर रहे हैं और उससे अल्सर हो रहा है आपको, तो भी आपको उसको चीज़ को अवॉइड करना है। डॉक्टर से पूछना है कि किसी भी छाले को आपको हल्के में नहीं लेना, मुंह के छाले को, कि ओवर द काउंटर आपने एक टैबलेट ले ली, ओवर द काउंटर आपने एक जेल लगा लिया, आपने सोचा नहीं मैं इससे ठीक हो रहा हूँ, तो कुछ चीज़ें दब जाती हैं बट वो अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा फैल के आती है सामने, तो उस चीज़ को आपको अवॉइड करना है। तो बेसिकली अपना चेकअप और अपनी कुछ बुरी आदतों से एकदम अपने आप को दूर, और एक एक्चुअल एक लाइफस्टाइल और भगवान पे भरोसा कि हमें एक अच्छी शिक्षा मिलती है जब हम भगवान के पास जा रहे हैं। बीइंग अ स्पिरिचुअल पर्सन आई विल से कि हर एक किसी को अपना कुछ टाइम 15 मिनट इस चीज़ के लिए देना चाहिए। और डॉक्टर भावना, आपने अल्सर की बात की और मुंह के छालों की बात हमारी अभी हुई है, तो उसमें अधिकतर गर्मियों के टाइम पे देखते हैं या कुछ गर्म चीज़ ज़्यादा खा लेते हैं तो छाले हो जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि लोग या तो पेन किलर ले लेते हैं या छाले कम करने की कोई मेडिसिन अवेलेबल है केमिस्ट से, वो ले लेते हैं। तो उसमें क्या करना चाहिए अगर छाले ज़्यादा हो गए हैं, दोनों साइड चीक्स में हो गए हैं और गर्म का सेवन करते हुए, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? इसमें सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हमारा पेट ठीक है। मुंह में छाले अगर बढ़ रहे हैं और अगर आपका पेट खराब है या टाइम से आप फ्रेश नहीं हो रहे हैं, और स्ट्रेस लेवल्स स्टूडेंट्स में ड्यूरिंग एग्जामिनेशंस ये पाया गया है, एंड सेकंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक अल्सरेशन और एक स्वेलिंग्स, कुछ स्टेजेस हैं जिसमें ये अल्सर्स होते हैं। देन टोबैको च्यूइंग तो है ही है। देन आपकी चीक, देन सम पीपल हैव दिस लिप बाइटिंग हैबिट, इनकी वजह से टेंडेंसी बढ़ती है। होता क्यों है कि हमारे मुंह में जो थूक बनाने वाली ग्रंथियां हैं उनके इन्फेक्शन हो जाती है, तो ये बॉडी के सिम्टम्स हैं, या कुछ स्किन डिजीजेस हैं जिनकी वजह से मुंह में छाले हो रहे हैं। तो आपको ये चीज़ें इग्नोर नहीं करनी। ओरल कैविटी इज़ द मिरर ऑफ आवर बॉडी, इसे हम ऐसे बताते हैं कि इसको देख के हमें ये पता चल जाता है कि आपकी पूरी बॉडी कैसी है। बहुत सारी बीमारियों की मैनिफेस्टेशंस पहले मुंह में आती हैं। तो इसलिए आपको अल्सर्स किस टाइप के हैं, वो आपकी कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज की वजह से होते हैं। हम सिंपल पेशेंट को एक नॉर्मल डाइटरी पैटर्न बताते हैं कि आप ये लीजिए, एंड द पेशेंट्स आर ओके, नो नीड टू गो फॉर एक्सटेंसिव ब्लड टेस्ट, नथिंग। वो सब पिक्चर से पता चलता है एक डॉक्टर को। तो आपको चेकअप इज मस्ट। अच्छा, कुछ छाले हैं जो कि एक वायरल इन्फेक्शन दर्शाते हैं, बॉडी के हाफ पार्ट में हो रहे हैं, जिसको हम हर्पीज बोलते हैं। सिंपल छाला हुआ, उसको इग्नोर कर रहे हैं, नहीं पता चल रहा, इधर से ली मेडिसिन, तो उस मेडिसिन, वो हर्पीज इन्फेक्शन ऐसा है कि आपकी जो दांत की और जो फेस की नसें हैं, अगर वहाँ तक पहुँच गया है तो वो आपको बार बार होगा, रिकरेंट होगा, और वो इतना इंटेंस पेन होगा कि पेशेंट को उस छाले की वजह से एडमिट तक होना पड़ सकता है। तो फेस के छालों को, मुंह के छालों को इग्नोर ना करें। और डॉक्टर भावना, गम्स में भी ना कई बार पानी वाले छाले होते हैं। Yes. तो उसके रीज़न क्या है और कैसे उसको हम लोग ठीक कर सकते हैं? ये हमारी एक प्रॉब्लम है। एक जो मैंने हर्पीज़ बताई, एक स्टेज हर्पीज़ की रहती है। दूसरी हमारी स्किन डिजीजेज हैं कुछ, जैसे कि लाइकन प्लैनस, इनकी प्रेजेंटेशन है ये। देन वेसिकुलोबुलस लेशंस हैं, पेम्फिगस है। ये स्किन डिजीजेज वाले अगर ये मेरा सुनेंगे जो ट्रीट करते हैं, देन दे विल एक्चुअली रिलेट टू इट। देन देयर इज़ वन कंडीशन, ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस, जिसमें कि मरीज का मुंह धीरे धीरे बंद होना शुरू हो जाता है, जो कि गुटखा, ये सुपारी, बीटल नट बहुत ज़्यादा खाते हैं। इनका धीरे धीरे मुंह बंद हो जाता है, इनको मुंह में रेशे फील होते हैं, और ये ब्रश नहीं कर पाते, हाइजीन नहीं मेंटेन, और फिर दांतों की दिक्कत से और अल्सरेशन बढ़ता है।
तो इन बीमारियों के जो लक्षण हैं ये पानी वाले छाले जो मैंने आपको बताया वो है। जी। और कभी किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और पूरा एक साइड डैमेज हो जाता है डॉक्टर भावना, तो क्या वो जो नकली दांत हैं वो एडवाइजेबल होता है निकाल के, या उसी को स्ट्रक्चर को उनकी फ्रैक्चर अगर हो गया है तो उसमें कहीं किसी और बॉडी पार्ट में होता है तो हम प्लास्टर लगा लेते हैं, यहाँ पे तो दांतों में संभव ही नहीं कि प्लास्टर लगाया जा सकता है। ऐसे केसेस को फिर आप कैसे हैंडल करते हैं? जी, ये डिपेंड करता है कि दांत किस लेवल पे फ्रैक्चर हुआ है। अगर तो वो हड्डी के ऊपर है या पूरा ही दांत सपोज बाहर निकल गया है निकल के, और पेशेंट हमें विद इन 6 आवर्स, सो मिनिमम पीरियड इज 6 आवर्स, हमें लाकर दे रहा है तो हम उसे वापस लगा देते हैं, उसे तार से स्टेबल कर देते हैं एंड वेट एंड वॉच करते हैं। और काफ़ी केसेस में हमारे वो बेटर ही रहा है। रादर आई कैन नॉट रिकलेक्ट एनी केस कि जिसमें निकला हो, या तो हमने, या वो बहुत मोबाइल है या लग रहा है कि आसपास का स्ट्रक्चर खराब हो चुका है, उस केस में वो नहीं रीप्लांट होता है। दिस इज कॉल्ड एज रीप्लांटेशन ऑफ द टूथ। एंड अगर बहुत ज़्यादा टूट गया है दांत, तब तो डेफिनेटली उसे नकली दांतों से ही रिप्लेस किया जा सकता है। जी। तो डॉक्टर भावना आप क्या एडवाइस करेंगे, सपोज किसी का 1-2 दांत टूटा है, जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं तो अमूमन दांत झड़ने लगते हैं, तो उन्होंने सपोज 1-2 दांत जो टूटा है उसको आप एडवाइस करते हैं कि वही हम बना के लगाएं, या पूरा का पूरा डेंचर जो है वो ही, जैसे अलग एक तो होता है कि आपने पानी में डाल दिया, वो पुराना वाला जो स्टाइल चल रहा है, एक होता है जो उसमें भी आपने कुछ परमानेंटली फिक्स कर दिया। जी, हमारी कोशिश यही रहती है कि मरीज के जितने दांत बचे हुए हैं जी, उसको हम बचाया जाए जितने बच सकते हैं। और बल्कि हमारी पूरी टीम फिर ऐसे केसेस के लिए डिस्कस करती है कि इनका कितने बच सकते हैं, और उनकी हेल्प से हम जितनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कर पाएं और फिर रिप्लेस करें। तो डिपेंड है कि वो रिमूवेबल होगा कि फिक्स होगा, डिपेंडिंग कि बचे कितने हैं। ओके। तो रिमूवेबल में तो यही है कि बाद में पेशेंट को क्लीनिंग के लिए बता दिया जाता है। कंप्लीट रिहैबिलिटेशन है कि कुछ दांत बचे, कभी कभी तो कुछ जड़ें हैं, हमारे जो स्पेशलिस्ट हैं इस चीज़ के, जड़ों को भी हम यूटिलाइज कर लेते हैं और उनके ऊपर हम फिक्स दांत दे देते हैं। ओके। और वो जो पानी में डालना पड़ता है रात को निकाल के, वो अलग, वो इम्पॉर्टेंट है बिकॉज मसूड़ों को रेस्ट चाहिए। ओके। वो बेसिकली हम जो हमारा नॉर्मल बॉडी स्ट्रक्चर है हम उसको रेस्ट दे रहे हैं। ऑलराइट। और जो नकली पूरा डेंचर होता है वो हम फिक्स करते हैं तो उसमें तो प्रॉब्लम नहीं होती डॉक्टर भावना? नहीं, वो इम्प्लांट बेस है। वो अभी हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस बिल्कुल करने वाले हैं। अच्छा, ग्रेट। उसकी प्रपोजल हमने दिया हुआ है। जी जी, तो सूनर और लेटर। ग्रेट। और मेरा अगला सवाल आपसे यही है कि आने वाले टाइम पे क्या क्या नई चीज़ें हम लोग, नई नई टेक्नोलॉजीज़ और लेटेस्ट ट्रेंड्स हम लोग यहाँ पे इंद्रेश हॉस्पिटल के डेंटल यूनिट में हम लोग इनकॉर्पोरेट करने जा रहे हैं? हम यहाँ पर डेंटल इम्प्लांट्स प्लस CBCT OPG का प्रपोजल सर महाराज जी को दिया हुआ है जी। तो देखते हैं किस तरफ जाती है डायरेक्शन। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट डॉक्टर भावना, हमारे दर्शकों को आपका संदेश कि कैसे हम अपने घर में दांत को स्वस्थ रख सकते हैं, हेल्दी रख सकते हैं, क्या खाएं क्या ना खाएं, और कैसे अपना कॉन्फिडेंस हम लोग बिल्ड कर सकते हैं अच्छे दांतों के साथ, आपका मैसेज हमारी ऑडियंस के लिए। जी, पहले तो मैं कंचन जी का आभारी कहूँगी कि मुझे उन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट ये मौका दिया है कि मैं अपना ओपिनियन दे सकूँ। थैंक यू कंचन जी। थैंक यू सो मच डॉक्टर भावना। मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर हम अपना लाइफस्टाइल एक डिसिप्लिन्ड मैनर में रखें तो हम बिल्कुल अच्छे से अपने दांतों को मेंटेन कर सकते हैं। और रही बात खाना खाने की, मैं ये नहीं बोलती कि बच्चों को चॉकलेट मत दीजिए, बिल्कुल दीजिए, बच्चे नहीं खाएंगे तो कौन खाएगा। तो आपको भी अच्छा लगता है आप भी खाइए, बट मेंटेन करिए। 2 बार ब्रशिंग, 6 मंथली चेकअप, एंड हो सके तो एक डेंटल फ्लॉस ज़रूर करें, उससे हमारे गम्स की हेल्थ मेंटेन रहती है। और प्लाक डेपोजिशन जितना कम होगा उतने आपकी दांतों की लाइफ मेंटेन रहेगी, उतने आपके दांतों की हड्डी मजबूत रहेगी और दांत मेंटेन रहेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर भावना, अपना वैल्यूएबल संदेश देने के लिए हमारे दर्शकों को। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का एक और बेहतरीन एपिसोड जहाँ पे हमने डॉक्टर भावना के साथ साक्षात्कार किया, उनसे जाना कि हम अपने दांतों को कैसे हेल्दी और फिट रख सकते हैं, क्या क्या कॉमन डिजीज़ेज़ होती हैं, कैसे हमें क्या उनके सिम्टम्स होते हैं और कैसे हम उनका इलाज यहाँ पे करवा सकते हैं। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का एपिसोड। उम्मीद है आपको ये हमारे बाकी अन्य एपिसोड्स की तरफ बेहद पसंद आया होगा। और चलते चलते यही कहना चाहूँगी
मजबूरी की राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है आखिर सूर्य बनकर वही चमकता है। और इन्हीं पंक्तियों के साथ और इस उम्मीद के साथ कि डॉक्टर कंचन नेगी शो की टीम फिर हाजिर होगी, आप फिलहाल हमारे आज के मेहमान डॉक्टर भावना मलिक जी को और मुझे यानी डॉक्टर कंचन नेगी को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। ये हम सभी जानते हैं कि आज का समय बेहद ही कॉम्पिटिटिव है, प्रतिस्पर्धा से भरा है। इसीलिए हर अभिभावक चाहते हैं कि स्कूल के बाद भी उनके बच्चों को सही मार्गदर्शन मिल सके, स्कूल सब्जेक्ट्स के बारे में विस्तृत से जानकारी मिल सके, उनकी नॉलेज और इन्हांस हो जाए और वे अपनी क्लास में सबसे अच्छा स्कोर करें। लेकिन दिक्कत तब आती है जब बच्चा पढ़ाने वाला नहीं मिलता, दूर दूर जाना पड़ता है बच्चों को, जिसकी वजह से बच्चों का आधा समय आने जाने में ही वेस्ट हो जाता है। नतीजन बच्चा थक जाता है और कंसंट्रेशन से नहीं पढ़ पाता। इसीलिए हम लेकर आए हैं आपकी समस्याओं का एक समाधान, यानी डॉक्टर कंचन्स ABS कोचिंग हब फॉर ऑल क्लासेस, बोर्ड्स एंड सब्जेक्ट्स ऑल अंडर वन रूफ, जहां सभी सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट्स और डेडिकेटेड टीचर्स संवारेंगे आपके बच्चों का कल और बनाएंगे उन्हें सफल। बिकॉज Success starts here. हम सभी जानते हैं कि आज के टाइम में इंग्लिश स्पीकिंग कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो क्या आप भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं, फर्राटेदार इंग्लिश बोलना चाहते हैं, अच्छे अंग्रेजी के मुहावरों के साथ साथ आम बोलचाल में भी अंग्रेजी का प्रयोग करना चाहते हैं, अपने कॉन्फिडेंस और व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी का विकास करना चाहते हैं, या अपने अंग्रेजी लेखन को और बेहतर बनाना चाहते हैं, या फिर प्रोफेशनल कम्युनिकेशन स्किल्स सीखना चाहते हैं, आप स्कूल, कॉलेज या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए इंटरव्यू स्किल्स और ग्रुप डिस्कशंस में पारंगत होना चाहते हैं, तो चाहे आप विद्यार्थी हैं, वर्किंग प्रोफेशनल या हाउस मेकर, वी आर हियर टू मेक योर कम्युनिकेशन स्किल्स वे बेटर। समर बैच के लिए संपर्क करें डॉक्टर कंचन नेगी, फाउंडर एब्यूलियंट इंग्लिश इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट, देहरादून।